हेलो फ्रेंड्स, आपने सुन लिया है पॉडकास्ट, आपने देख ली हैं प्री रिक्विजिट्स और अब आप रेडी हैं रिफ्लेक्शन को ग्रैब करने के लिए। तो फिर चलते हैं इस जर्नी पे और बहुत मजा आएगा। रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, ये वहीं से शुरू होता है जो हमने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी। यस, खरगोश और शेर की, जहां पे खरगोश ने शेर को बोला कि एक और राजा रहता है जंगल का। कहां? कुएं के अंदर। और शेर देखने गया और वहां उसे देखा अपना रिफ्लेक्शन और उसको लगा कि यहां पे तो कोई और शेर है और जंप लगा बैठा। वहां से एक बच्चे के दिमाग में इमेजिनेशन शुरू होती है रिफ्लेक्शन के बारे में। फिर वो बड़े होकर जब शीशे में पहली बार अपनी शक्ल देखता है तो उसे लगता है कि ये कौन है। और फिर वहां से ये एम्बेड होते होते आज हम इतने कैजुअल हो चुके हैं कि हमें पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में सब कुछ और देखेंगे कि ये असली में हमारे कोर्स में किस हद तक है। राइट, तो शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन। आराम से बैठिए, चिल करके बैठिए और आनंद लीजिए इस जर्नी का। और इसके बाद हम करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर, सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन की थ्योरी। स्टार्टिंग में यहां पे एक रियल लाइफ कनेक्ट दिया हुआ है। रियल लाइफ कनेक्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक रेनबो है, एक लेडी है, एक लेक है, एक रियर व्यू मिरर है, अ गर्ल विद स्पेक्ट्स है और एक बर्ड है जिसका नाम है किंगफिशर। मैं आपको एक छोटा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ व्हाई वी हैव पुट दीस पिक्चर्स हियर। रेनबो कैसे बनता है? रेनबो में कई कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, जैसे कि डिस्पर्शन, वही जो प्रिज्म से डिस्पर्स करके सारी लाइट के कलर्स को अलग अलग कर देते हैं। राइट, वही कॉन्सेप्ट। फिर लगता है रिफ्लेक्शन, लेकिन इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन भी लगता है, वही कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से एक चम्मच पानी के ग्लास में रखी हुई, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए तो टेढ़ी दिखाई देती है। यस, रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, इन सबके कॉम्बिनेशन से बनता है रेनबो। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। सारी बातें लाइट के ट्रैवल के ऊपर डिपेंड करती है। कभी बाउंस बैक हो रही है, कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है। मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, हमने सब ने वॉच किया है, बहुत अच्छे से हम इस मिरर को जानते हैं। सेम साइज की शक्ल दिखाई देती है, बस थोड़ा लेटरल इन्वर्टेड होता है, दैट मीन्स राइट लेफ्ट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। लेक्स को भी हमने काफी चमकते हुए देखा है कि वो क्यों चमकती है, पानी के अंदर से लाइट आ रही है कि पानी के ऊपर से लाइट आ रही है। रियर व्यू मिरर हमें फैसिनेट करता है कि इतने छोटे से मिरर में पूरा की पूरा बैकग्राउंड दिखता है इतनी क्लैरिटी के साथ। और स्पेक्ट्स तो हमें बचपन से ही बहुत इंट्रीग करते हैं कि नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन स्पेक्ट्स लगाया और दिखने लगा। मुझे 8th क्लास में लग गया था, आपको तो नहीं लगा है? कोशिश करिए कि आई साइट का ध्यान रखें, ना ही लगे तो अच्छा है। और आखिरी में मेरा बर्ड, ये मेरा फेवरेट है, किंगफिशर। इसको रिफ्रैक्शन बिना पढ़े आता है, आपको पता है? ये इस तरीके से पानी में जंप करता है कि फिश की पोजीशन में कम से कम एरर होने के चांसेस हो। दैट मींस स्ट्रेट ऊपर से नीचे जंप करता है। यस, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि टू द नॉर्मल ये जंप करता है, ताकि रिफ्रैक्शन का असर कम से कम हो और कम से कम हमले विफल हों। वाह, मेरे को हिंदी को क्या हो गया, बहुत ज्यादा ही सॉलिड हिंदी हो गई है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर की थ्योरी में। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ बात करते हैं 2 मिनट के लिए रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन को अगर समझना है तो हम 2 तरीके से समझ सकते हैं कि लाइट बाउंस बैक होती है एक सरफेस पे और फिर हमारी आंखों में पड़ती है। यह रिफ्लेक्शन हर जगह होता है। देखिए, आप मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन से लाइट आ रही है, ठीक है? आप अपने पास की टेबल कुर्सी को देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के आपकी आईज में आ रही है। तो रिफ्लेक्शन स्ट्रेट भी होता है ऐसे, और अनइवन सरफेस पे डिफ्यूज्ड भी होता है। तो अगर सरफेस टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्लेयर नहीं आएगा आपकी आंखों में। तो तभी आपको जो टेबल और कुर्सी जो आपके आसपास है, हर वो चीज चमकती हुई नजर नहीं आ रही है। राइट, लेकिन शीशे में अगर देखें तो वो काफी ग्लेयर मारता है और काफी क्लियर इमेज बनाता है क्योंकि वो पॉलिश्ड सरफेस है। तो पॉलिश्ड सरफेस वो भी रिफ्लेक्ट करता है और अनपॉलिश्ड सरफेस वो भी रिफ्लेक्ट करता है लाइट। राइट, इवन मून रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो दिखता है। मून की अपनी लाइट तो कोई है नहीं, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम अच्छे से समझते हैं। रिफ्लेक्शन को एक और तरीके से समझना होगा कि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है। तो जैसे एक बॉल मैं फेंक के मारूंगा तो वो स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, ग्रेविटी से थोड़ी बल्ज होगी, नीचे जाएगी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो स्ट्रेट जा सकती है सिर्फ, जैसे कि एक बुलेट।
तो वैसे ही लाइट ट्रैवल करती है। तो आपको ये इमेजिन करके रखना है। वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, ये सब बाद में देखेंगे, बड़े होके समझेंगे इस बात को। अभी हम ये समझेंगे कि लाइट एक तरीके से बहुत सारी बॉल्स हैं जो सीधी लाइन में चल रही हैं, पार्टिकल की तरह। क्लियर? ओके, तो देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लॉज आपको याद होंगे, आप में से कईयों को याद होगा, दिस इक्वल टू दिस, सेम प्लेन, करेक्ट। लेकिन लॉज को समझने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं 3 चीजें। ये 3 चीजें आपने बचपन से देखी है। बोर्ड पे आपको दिख रहा है एक विकेट, राइट? आपको पता है विकेट क्या होता है। पहले हम बात करेंगे विकेट के ऊपर, फिर हम बात करेंगे 2 मिनट कैरम के ऊपर, और आखिरी में हमारी फेवरेट काइट के ऊपर। ठीक है, तो विकेट से शुरू करते हैं। क्या है विकेट के बारे में? देखिए, ये एक सरफेस है, समझ लीजिए। ये ग्लास होता है और इसमें एक जगह पॉलिश कर दी होती है, तो इसी सरफेस को मैं बोलता मिरर। अब ये मिरर ना होके ये एक प्लेग्राउंड है समझिए, और मैंने इसमें एक विकेट को, स्टंप को गाड़ दिया है। तो स्टंप ग्राउंड के ऊपर कितने डिग्री एंगल पे है? 90 डिग्री पे, राइट? तो ये 90 डिग्री एंगल है। किसी भी सरफेस पे अगर आप एक 90 डिग्री का लाइन बनाएंगे या आप कोई भी एक स्टिक गाड़ेंगे, तो उसे हम बोलेंगे 90 डिग्री टू द सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर? जैसे कि विकेट नॉर्मल टू द ग्राउंड है। ठीक है, तो ये विकेट नॉर्मल टू द ग्राउंड है। अगर किसी शीशे पे भी अगर मैंने ये विकेट गाड़ी, चिंता मत करिए, शीशा नहीं टूटेगा। ये स्पीकिंग चॉक्स का ग्लास है, नहीं टूटेगा। अगर हमने विकेट ऐसे गाड़ी तो उसे मैं बोलूंगा 90 डिग्री, या सिंपल लैंग्वेज में नॉर्मल। तो अब किसी भी सरफेस पे मैं बोलूंगा नॉर्मल, तो आप बोलेंगे उस पॉइंट पे एक 90 डिग्री लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये कोई रे नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। क्लियर? नॉर्मल, क्लियर। तो नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल हुआ तो मतलब 90 डिग्री ऑन सरफेस। क्लियर? नेक्स्ट चीज, अब इस कैरम बोर्ड को देखिए। ये देखिए, ये स्ट्राइकर यहां से आया, यहां गया, यहां से भिड़ा और यहां चला गया। याद है आपको? सपोज यहां पे किसी और की कॉइन रखी होती यहां पे, तो आप यही रूट अपनाते क्योंकि आप डायरेक्ट अपने कॉइन को हिट नहीं कर सकते थे। याद है ना वो? ये कैसे समझ में आता है हमें कि ये ऐसे ही जाएगा? आपको कैसे पता कि यहां से जाके यहां जाएगा? आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, वो वहां से वहीं जाएगा। ये कॉमन सेंस है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, ये वहां से वहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं कि ये क्या हुआ यहां पे, तो ये है पॉइंट जहां पे इसने स्ट्राइक किया कैरम बोर्ड की बाउंड्री को। जरा ध्यान से देखिए, ये इसका इंसिडेंट पाथ है, ये इससे भिड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड पाथ है। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे ये भिड़ा था एक 90 डिग्री बना दूं कैरम बोर्ड के सरफेस के साथ, तो आप क्या बोलेंगे इसको? यस, आप इसको बोलेंगे नॉर्मल। कहेंगे हम सीख चुके हैं कि 90 डिग्री टू द सरफेस, जैसा कि ये विकेट गड़ा हुआ है वैसा ही नॉर्मल। लेकिन ये विकेट ऊपर नहीं, ये लेटा हुआ है और ये लाइन है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने बनाया 90 डिग्री टू द सरफेस, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आप देखिए, ये एक एंगल है इंसिडेंट का और नॉर्मल के बीच में, इसको मैंने बोला आई, और ये एक एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड पाथ का, जिसको मैंने बोला आर। देख रहे हैं आप क्लियरली बताइए कि आपको आई और आर के बीच में क्या रिलेशन नजर आ रहा है? इनका अलग अलग होने का कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट? अगर कोई चीज स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है तो आई इज इक्वल टू आर होना ही होगा, नहीं तो मैं बोल दूंगा कि ये सरफेस जिससे ये भिड़ रही है ये इवन नहीं है, अनइवन है। क्लियर? अगर ये सीधा है, कैरम बोर्ड सीधा होता है, लकड़ी लगी होती है, तो ये सीधा ही जाएगा, और अगर नहीं जा रहा होता बोर्ड बदल देंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपके शॉट्स गलत जा रहे हैं, सारे अप्रोक्सीमेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें पता चला कि आई इज इक्वल टू आर होगा। व्हाट इज आई? एंगल ऑफ इंसिडेंट विद द नॉर्मल। एंड व्हाट इज आर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। मैं रे का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं अभी वर्ड का। एंगल ऑफ इंसिडेंट पाथ विद द नॉर्मल इज आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड पाथ विद द नॉर्मल इज आर। आई इज इक्वल टू आर होगा। ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। और अब अगर आपके दिमाग में क्वेरी उठ रही है कि मैंने आई नॉर्मल बनाया ही क्यों, तो आपको खुद समझ में आ गया होगा
जो मैंने एंगल्स में बात बोली थी कि एक एंगल बनाने के लिए 2 आर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहला तो था मेरा इंसिडेंट और दूसरा आर्म बन गया नॉर्मल। तो वहाँ पे एंगल बनाने के लिए मुझे नॉर्मल चाहिए था और सरफेस से 90 डिग्री चाहिए था। कितने अच्छे से समझ में आई ये बात कि आई इज इक्वल टू आर कैसे हुआ, नॉर्मल वहाँ पे क्यों बनाया और कैसे बनाया। तीसरी चीज़, ये काइट। अगर मैं ये 3 रेज इंसिडेंट और इंसिडेंट जहां पे टच हुई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वहां पे बना हुआ नॉर्मल, और यहां से रिफ्लेक्टेड रे का इस्तेमाल करा है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल आई और ये एंगल आर। अगर मैं इन तीनों लाइंस को डंडियों से बनाऊं, स्टिक से बनाऊं और ऐसे करके देखूं, पहली, दूसरी, तीसरी, तो मुझे तीनों एक लाइन में नजर आनी चाहिए। या मैं बोलूं इन तीनों के ऊपर अगर मैं पेपर रख के चिपका दूं तो वो तीनों उस पर चिपक जानी चाहिए, तभी तो स्ट्रेट लाइन में है, कोलिनियर है, एक के पीछे एक है। पतंग में भी ऐसा ही होता है। आप यहां पे अगर इस तीनों लाइंस को चिपका पाए एज अ स्टिक तो ऑटोमेटिकली ये बात तय हो जाएगी कि ये तीनों सेम प्लेन पे हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे सेम प्लेन का मतलब मुझे समझ में आता सेम एरोप्लेन। हो सकता है आप में से भी किसी को समझ में आया हो, मुझे तो आया था, तो मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको कि सिंपल सी बात यह है कि ये तीनों लाइन इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों सेम प्लेन पे होती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये यहां से आके बाहर निकल जाए या बोर्ड के अंदर चली जाए, ये बोर्ड पर ही ट्रैवल करेगी। स्ट्राइकर और लाइट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बोर्ड के स्ट्राइकर भी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, लाइट भी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। तो लो, हमारा मुद्दा हो गया सॉल्व। हमें समझ में आ गया है कि इंसिडेंट रे किसी मिरर से टकराने के बाद एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मल के साथ एंगल आर बनाती है। आई इज इक्वल टू आर होता है। लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है सेम मीडियम पे, ठीक है, शीशे से टकरा के। शीशा क्या होता है आपको पता है, मिरर क्या होता है, ग्लास है, एक साइड में पॉलिश्ड है। और ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पे हैं। दैट मीन्स अगर इन तीनों को डाला जाए एक पेपर पे तो हम एक पेपर पे उसको चिपका सकते हैं। ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 2 लॉज। आइए देखते हैं हमने क्या सीखा। अब आप लिख सकते हैं इसको, यहां है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, यस, इक्वल है टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं यहां पे लिखूंगा इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी बात लिखी है, दूसरा लॉ लिखा है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से सुनिए, द इंसिडेंट रे एक चीज, द नॉर्मल टू द मिरर। तो नॉर्मल कहां पे है, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जहां पे इंसिडेंट रे आके टकराई मिरर से उस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है। तो द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, in the same plane। तो ये रहा आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in same plane। चले आगे। ओके, नाउ ये हुई बात हमारी रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन सरफेस। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, I इज इक्वल टू आर आप हमेशा याद रखेंगे और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि स्फेरिकल मिरर आपको यूं समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, आई इज इक्वल टू आर आपको अच्छे समझ में आ गया, अगर बिल्कुल आ गया होगा तो हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर में ऐसा क्या है। मैं आपको पहले समझाऊं उससे पहले ये सारे चित्रों के बारे में बताऊं, लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि इनमें से 2 तरह के मिरर होते हैं, वो भी नहीं बताते। आओ मिरर बना के देखते हैं। पहले एक बॉल लेते हैं,
ये एक कांच की बॉल है, कांच की शेल है, बिल्कुल ऐसी बॉल है जैसे ये टेनिस की बॉल दी हुई है। आपने बचपन में देखा होगा, वो टेनिस की बॉल टूट जाती है, थोड़े से खेलने के बाद वो बीच से उसकी जो जंक्शन होता है वहां से टूट जाती है और 2 डोम्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से मैंने एक ग्लास ली है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास की बहुत बड़ी बॉल है। मैं इससे शीशा बनाऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बॉल का एक सेंटर जरूर रहा होगा। आई इज इक्वल टू आर तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना होता है कि नॉर्मल कैसे बनेगा। प्लेन सरफेस पे तो आपने विकेट गाड़ दिया था, ठीक है, प्लेन सरफेस पे तो एक स्ट्रेट लाइन टू द प्लेन सरफेस 90 डिग्री आराम से हमको समझ में आता है, हम विजुलाइज करते हैं। लेकिन एक बॉल के अंदर 90 डिग्री, बिकॉज अगर आपने वो नॉर्मल नहीं समझ पाए तो ना आई बनेगा ना आर बनेगा, ना आप उसे इक्वल कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल देखते हैं। अगर मैं यहां पे खड़े होके एक बॉल फेंकूं, आप इमेजिन करिए कि एक कांच के गोले के बीच में खड़े हैं और अपने बॉल को फेंका, आप ये भूल जाइए कि वो बॉल ड्रॉप होगी ग्रेविटी की वजह से, आप सोचिए वो सीधी जा रही है, तो टकरा के एंगल लेगी कि वापस आएगी, बस इतना सोचना है आपको। यस, वो वापस आपके हाथ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में आप नॉर्मल पे ही फेंक रहे हैं उसे। गॉट इट? अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज नॉर्मल टू द टेंजेंट, ओके। जो रेडियस होता है वो टेंजेंट से नॉर्मल 90 डिग्री होता है, इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये थ्योरम है, और हो भी क्यों ना, बहुत सिंपल सी बात है। ये शॉर्टेस्ट लाइन है, इसके अलावा सारी लाइंस बाहर है, ये शॉर्टेस्ट है। फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन शॉर्टर डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये है आपका नॉर्मल। इसका मतलब अगर आपने बॉल को ऐसे फेंका तो वो बॉल रिट्रेस करेगी पाथ, अगर आपने बॉल को यहां फेंका तो भी रिट्रेस करेगी, अगर यहां फेंका तो भी रिट्रेस करेगी। इसका मतलब ये जो सेंटर है इस बॉल का, इस कर्व का, इस कर्वेचर का, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहां से इस ग्लास की बॉल पे पड़ने वाला हर पॉइंट 90 डिग्री पे है, नॉर्मल पे है। ये बात समझ में आई आपको? तो अगर आप इस शेल, इस कांच की बॉल के अंदर खड़े हैं और खड़े होके एक दूसरी छोटी सी बॉल लेके ग्रेविटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आप मारते हैं फेंक के, तो वापस आपके हाथ पे सीधा आएगी। आप कहीं पे भी मारिए, एवरीवेयर इट्स नॉर्मल। इट इज जस्ट लाइक कि आप वो बॉल को नीचे फेंक के मार रहे हैं सीधा और वो आपके हाथ में आ रही है, या आप छत पे मार रहे हैं सीधा और वो आपके हाथ में आ रही है। क्योंकि आप ऐसे सरफेस में मारेंगे तो सीधा ही आएगी ना, आप एंगल पे मारेंगे तब आपके हाथ में नहीं आएगी वापस। लेकिन यहां पे इस सेंटर से आप जितने बार भी बॉल को थ्रो करेंगे वापस आपके हाथ में आएगी। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी कि सी से जाने वाली कोई भी लाइट की रे सीधा वापस सी पे ही आएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं शीशे से बनाता हूं स्फेरिकल मिरर। ऐसे काटते हैं, यहां से इसको ऐसे काटते हैं, इसको बाहर से पॉलिश कर देते हैं, इसको अंदर से पॉलिश कर देते हैं। देखिए, बाहर से जब पॉलिश किया तो इसका मतलब शक्ल अंदर से दिखेगी, मिरर अंदर से बन गया वो, राइट? मिरर अंदर है, तो अंदर वाली साइड हमारे काम की है, बाहर वाली साइड से हमें कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि बाहर वाली साइड पे हमने कर दिया है पॉलिश, राइट? इस वाली साइड को बोलते हैं कॉनकेव। और अगर अंदर से पॉलिश किया है तो मिरर बाहर से है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्लियर? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। इसका मतलब जिस शेल से ये मिरर बना है, जिस बड़े से कर्वेचर का ये मिरर पार्ट है, उसका सेंटर, जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां से जाती हुई लाइन जो इसके ठीक बीच से गुजर रही थी, वो जहां पे मिरर को कट कर रही है उसको हम बोल रहे हैं पोल।
और इसका नाम है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? इतना क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, एक शेल था, शेल के अंदर हम सेंटर पे खड़े हैं, उस शेल का एक टूटा हुआ पार्ट हमने लिया, बाहर से पॉलिश किया तो बन गया वो कॉनकेव मिरर, अंदर से पॉलिश किया तो वो बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे बढ़े? इतना क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, ये रहा हमारा वो पीस, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी क्या है? एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं लिखा हो तो आप क्या समझेंगे? ये उस शेल का सेंटर है जिसका ये मिरर एक पार्ट है। अभी देखा था आपने 2 मिनट पहले, राइट? ओके, अब आप सोचिए कि ये एक रे जा रही है, इसके साथ क्या होने वाला है? ये रिफ्लेक्ट होगी, ये डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहां तो शीशा है, लेकिन ये कहां रिफ्लेक्ट होगी, ये देखने वाली बात है। हमें एक चीज आती है दोस्त, राम बाण इलाज, I = R, वही लगा देते हैं। ये लो, सबसे पहले I = R लगाने से जल्दी नहीं होनी चाहिए, हमें सबसे पहले जल्दी होनी चाहिए नॉर्मल बनाने की। और आपको तो पता ही है कि उस शेल के अंदर सी पे खड़े होके हमने जितनी बार बॉल मारी थी, कहीं पे भी वो वापस हाथ में आई थी। इसका मतलब वो सी से जुड़ती हुई हर लाइन नॉर्मल है, 90 डिग्री टू द सरफेस है। क्या बात है, कितने आसानी से हमें मिल गया है एंगल आई। और हमें पता है कि आई होता है आर के बराबर, तो ढिशके आऊं, और ये मिल गया हमें एक पॉइंट। तो अगर लाइट रे ऐसे गई तो ऐसे होके किसी ना किसी पॉइंट से गुजरेगी। यहां से गई, मजे की बात है, तब भी ऐसे ही गुजरेगी, क्योंकि यहां पे भी आई होगा और आर होगा, और वो दोनों इक्वल होंगे। यस, तो ये सारी की सारी लाइट को ये मिरर घुमा के एक ही पॉइंट पे लेके आ जाएगा, बिकॉज जितनी भी रेज बनाओगे वो सारी की सारी इसी पॉइंट पे आने वाली हैं। सिंपल, ये कन्वर्ज कर रहा है, सारी की सारी लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। उस पॉइंट को मैंने बोला एफ, जिसका मतलब उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। फोकस कर रहा है भाई, सारी की सारी लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा कन्वर्जिंग मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर तो जैसा तैसा है, लेकिन ये एक्चुअली में यूटिलिटी वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज इसका नाम होना चाहिए कन्वर्जिंग मिरर। ये सारी लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, और यही प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं ये डॉक्टर, क्योंकि इनके सामने बैठा एक पेशेंट और उसके पीछे चल रही है एक ट्यूबलाइट। वहां से आती हुई लाइट इनके मिरर पे पड़ रही है, और ये कॉनकेव मिरर है, सारी की सारी लाइट को ये फोकस कर देगा एक पॉइंट पे। अब उस एक पॉइंट पे वो मरीज का या पेशेंट का आंख, दांत, कान, जो भी देखना चाहें उस लाइट को वहां डाल के देख सकते हैं। तो टॉर्च लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूम की लाइट को फोकस करके एक पॉइंट पे वहां पे इल्यूमिनेशन बढ़ाया जा सकता है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। या फिर यहां पे एक बल्ब लगा दिया जाए तो सारी लाइट वापस जाके पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये बन गया हमारा टॉर्च। फोकस पे बल्ब, और जब पैरेलल बीम फोकस पे आ रही है तो फोकस से निकलती हुई बीम्स पैरेलल हो जाएंगी और हमारा बन जाएगा टॉर्च। तो ये मिरर कितने काम के हैं ये तो उनकी यूजेस से पता चलता है। आपने पॉडकास्ट में भी सुना होगा, जो मैंने इमेजिनेशन बिल्डर में आपको बताया कि भाई यूजेस पहले मैंने देखे और बाद में पढ़ना शुरू किया स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। मुझे बहुत मजा आया। आइए कॉनकेव से थोड़ा हट के एक बार कॉन्वेक्स भी देख लेते हैं। ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बॉल यहां है भाई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होना चाहिए। तो ये पहली डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स की,
कि यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बिहाइंड द मिरर है। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। इसको मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा आपके लिए। ये रहा सी, देख लीजिए जिस साइड में मिरर पॉलिश्ड है उस साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जहां से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे कुछ है ही नहीं। अब एक रे गई पैरेलल, ये नहीं लग रहा है कि ये कन्वर्ज करके कहीं अंदर लेके आएगा, ये कुछ और करने वाला है। इसका कर्व देख रहे हैं आप कैसे बाहर की साइड है, ये डाइवर्ज ना कर दे कहीं। कर दिया डाइवर्ज। इसने तो रेस को कन्वर्ज करने की बजाय और दूर दूर फेंक दिया, किसी पॉइंट पे नहीं मिल रही। फोकस कहां से लाए? कॉनकेव मिरर में एक फोकस पॉइंट था जहां पे वो कन्वर्ज करके सारी रेस को लेके आ रहा था। लेकिन अगर मैं इस रेस को, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं, अगर मैं इन रेस को रिट्रेस करूं तो आप बोलेंगे रिट्रेस क्यों कर रहे हैं, वहां मिल थोड़ी ना रही है। नहीं मिल रही है, मैंने बोला भी नहीं कि वो मिल रही हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रही हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही हैं, आ नहीं रही है यहां से, ऐसा लग रहा है। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। वी कॉल इट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ये वर्चुअल फोकस है क्योंकि असली में नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो है नहीं, हम कह रहे हैं कि वहां पे होगा। क्लियर? तो ये है माजरा, दोनों में डिफरेंस है। वो कन्वर्जिंग था और ये डाइवर्जिंग मिरर है। जितनी भी रेज आएंगी, और इसमें भी ऐसा मत सोचिए कि आई इज इक्वल टू आर यहां पे लगा नहीं हुआ है, 100% लगा है। लाइक देखिए मैं आपको डिफरेंट कलर से बताता हूं कि सी, ये देखिए आई और आर, यहां पे भी सी से आती हुई लाइट जो सी की तरफ गई थी वो बाउंस बैक होके आएगी, सी की तरफ जा रही थी तो भी बाउंस बैक होके आएगी, क्योंकि अभी भी ये नॉर्मल से ही टकराई है। इंटरेस्टिंग ना? तो सी से आती हुई लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आप जब भी बनाएंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सी से आती हुई लाइन, तो वो हमेशा नॉर्मल बना देगी। और ये रहा आपका आई और ये रहा आपका आर। तो आई इज इक्वल टू आर, तो यार बहुत काम आ रहा है। पूरा की पूरा कॉनकेव मिरर समझ में आ गया। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। कॉनकेव मिरर एक बहुत ही बड़े शेल का पार्ट है। जो वो शेल है उसका जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मिरर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन मिरर के बिल्कुल ठीक बीच से गुजर रही है वो है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पीए। मिरर के इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। दोनों में फोकस का थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में फोकस वो पॉइंट है जहां पे लाइट कन्वर्ज होकर आ रही है, सारी पैरेलल बीम कन्वर्ज होकर आ रही है, कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर। और एक जहां पे लग रहा है कि एक पॉइंट से आ रही है, डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों मिरर को इस तरीके से समझने के बाद हम उस डायग्राम पे जाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है और ये बताया है कि ये है आपका कन्वर्जिंग मिरर, दैट इज कॉनकेव, और ये है आपका कॉन्वेक्स। आप देखिए इस डायग्राम को अब समझना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। क्यों नहीं समझ में आएगा? देखिए इसमें है ही नहीं कुछ भी। ये रहा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका मिरर, ये देखिए लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तरफ जा रही है, राइट? और आपको पता है कि ये नॉर्मल है, यहां से फेंकी हुई बॉल वापस आती है, ये नॉर्मल है। और अगर ये नॉर्मल है तो ये इंसिडेंट रे के साथ आई बनाएगी और रिफ्लेक्टेड रे के साथ आर का एंगल बनाएगी, और वो आई इक्वल टू आर होगा, और वो ही वहां पे बना हुआ है। और अगर ऐसा होगा तो सारी की सारी लाइट आप ड्रॉ करके देख लीजिए ना, आप ड्रॉ करके देख लीजिए। आप एक लेंस बनाइए, ठीक है, कॉपी में एक लाइन बनाइए उसके ठीक सेंटर से, इस पे लिखिए P, 3 सेंटीमीटर के बाद F बनाइए, 3 सेंटीमीटर के बाद C बनाइए। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया, 3-3 सेंटीमीटर के बाद क्यों बनाया?
तो मैं आपको बोलूंगा बहुत सिंपल सी बात है, वी हैव ऑब्जर्व्ड कि ये ठीक बीच में आता है, CF इज इक्वल टू FP होता है। यस, तो C और P दो पॉइंट के ठीक बीच में F आता है। मैं क्या करूं, I इज इक्वल टू R करने से आता ही वही है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो इसमें कोई रटने वाली बात है ही नहीं। अगर आप 3 सेंटीमीटर के बाद F बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर के बाद C बनाएंगे और एक रे इसके पैरेलल बनाएंगे और I इज इक्वल टू R करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहीं से गुजरेगी, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो CP जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों ना बोलें, C का मतलब था सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस, उस शेल का रेडियस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो हुआ वो। लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं C और R में कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, C एक पॉइंट है और ये एक लेंथ है। क्या कंफ्यूजन है इसमें? C है सेंटर ऑफ कर्वेचर और R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से डिस्टेंस FP अगर हम लें तो इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, F है प्रिंसिपल फोकस, ये एक पॉइंट है, और ये स्मॉल f एक लेंथ है जो कि है फोकल लेंथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों डिस्टेंसेस को नापते वक्त मैंने P का इस्तेमाल किया है, दैट इज पोल। तो पोल एक कॉमन पॉइंट है जहां से हम फोकस तक का डिस्टेंस नापते हैं और बोलते हैं उसे फोकल लेंथ, और वहीं से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस नापते हैं और बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सारे डिस्टेंसेस पोल से नापे जाते हैं। तो आपने क्या देखा? आपने देखा प्रिंसिपल एक्सिस, आपने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने देखा प्रिंसिपल फोकस, आपने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आपने देखा फोकल लेंथ, और पोल से नापते हुए हाँ सारे डिस्टेंस। कूल, आगे देखते हैं। कॉन्वेक्स की बात करें अगर, तो C यहां पे है, इसमें भी F बिल्कुल ठीक बीच में आता है। देखा आपने क्या किया मैंने? मुझे ऑलरेडी पता है कि पहले ही लाइन मुझे बनानी है नॉर्मल, जो कि होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, और दूसरी है फोकस से गुजरती हुई, मतलब इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, जो कि है मेरी रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे भी पोल है, इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा R और इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा स्मॉल f, दैट इज फोकल लेंथ। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, राइट साइड में होने से क्या फर्क पड़ता है, लेफ्ट साइड में होने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फायदा नहीं है सोचने का इस वक्त। थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना क्लियर है कि ये जो मिरर है ये ही है इस टाइप के मिरर्स का प्रिंसिपल, यही है फंडामेंटल डाइवर्जिंग मिरर। ये डाइवर्जिंग मिरर ही है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा व्यू मिल रहा है। इसलिए हेयर पिन बेंड्स जो होते हैं, जैसे कि एक रोड जा रही है और यहां पे मिरर लगा रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी यहां से जाए और यहां से आती हुई कार से अचानक से भिड़ जाए, उसको व्यू में दिखते रहना चाहिए कि उधर क्या आ रहा है। और यही मिरर हमारा रियर व्यू मिरर का भी काम करता है हमारी कार्स के अंदर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में अब आप एक फंडामेंटल जान चुके हैं कि एक कन्वर्जिंग है, एक डाइवर्जिंग है, और क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, और क्या होता है फोकल लेंथ, क्या होता है पोल। क्लियर? आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। क्यों वो टकरा के फोकस से गुजरती है, क्यों वो टकरा के लगता है कि फोकस से आ रही है, पहले केस कॉनकेव का, दूसरा कॉन्वेक्स का। क्यों होता है ये भी आपको पता है, I इज इक्वल टू R बनाने का तरीका भी आपको पता है। आपको पता है कि अगर आप C से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर लाइन जोड़ दें तो नॉर्मल बन जाता है। I इज इक्वल टू R बनाना आपके लिए बच्चों का खेल है उसके बाद, राइट? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या है। इसके बाद हमको सीखना है रूल्स। अगर हम ये रूल सीख गए ठीक से, और रूल सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी
आई एम टेलिंग यू, कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा जो आपने अभी तक पढ़ा है। स्पीकिंग चॉक्स के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी की सीडी बना के हम आगे चलते हैं। यहां पे टीचर्स नोन टू अननोन लेके जाते हैं, ना कि अननोन टू नोन। कंफ्यूज हो गए? ऐसा लगता है कि टीचर्स अननोन जगह से लेके नोन जगह पे लेके जाते हैं। करेक्ट वर्जन है, आपको जो मालूम है वहां से बिल्डअप करते हैं टीचर्स। वहां से बिल्डअप करना चाहिए टीचर्स को। भाई जो आपको मालूम है आप वहीं से तो बिल्डअप कर सकते हैं ना, और वहां से बिल्डअप करते करते ऐसी जगह ले जाना चाहिए जो आपको नहीं मालूम है, तब वो भी आपको मालूम चल जाएगी। और फिर वहां से बिल्डअप करते करते फिर एक नई जगह जाएं जो आपको नहीं मालूम है। तो नोन टू अननोन जाएंगे, इसलिए इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना स्मूथ रहेगा इस वीडियो में, जो कि आप बाकी वीडियोस में देखेंगे तो काफी जल्दी जल्दी आगे पीछे बैक एंड फोर्थ होती है इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता। यहां पे आपने जो भी सीखा है उसके अगला स्टेप ही अगली स्लाइड में होगा, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ इन रूल्स को देखिए। रूल नंबर 1, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है यहां पे कि एक रे पैरेलल जा रही है। ये तो हमें पता ही था, F से गुजरेगी, I इज इक्वल टू R। तो कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो खुद एक नॉर्मल है भाई, C से गुजरती हुई लाइन है। तो उस प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रे पैरेलल आएगी लाइट की, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरेगी कॉनकेव के केस में। ये कौन सा केस है? कॉनकेव। बिल्कुल केव की तरह, ऐसे अंदर की साइड। कॉनकेव मिरर में कोई भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होकर गुजरेगी, राइट? ओके, कोई भी रे फोकस से होकर गुजरी तो पैरेलल हो जाएगी। देखो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, यहां पे भी I इज इक्वल टू R था, यहां पे भी I इज इक्वल टू R है, कोई चेंज नहीं है। सुनने में बस अजीब सा लगता है कि पैरेलल थी तो फोकस से होकर गुजरी, तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन कुछ नहीं है। इसको हम रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं कि अगर हम यहां पे एक मिरर लगा दें तो ये लौट जाएगी अपने पाथ पे। और क्यों ना लौटे, I इज इक्वल टू R है भाई, R इज इक्वल टू I हो सकता है ना भाई। इस बार ये I हो जाएगा और ये R हो जाएगा, और क्या होगा डिफरेंस? तो बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल पूरी साइंस लॉजिकल है। तो बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि अगर पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इट विल गो थ्रू फोकस। इफ इट विल गो थ्रू फोकस इट विल बिकम पैरेलल। देखिए पैरेलल से फोकस पे गई तो सोलर फर्नेस बना दिया हमने, डॉक्टर का मिरर बना दिया। हम चाहते थे कि लाइट फोकस पे आ जाए, सोलर फर्नेस में हम चाहते हैं कि सन की सारी एनर्जी एक फोकस पे आ जाए ताकि हम वहां पे रख के मेटल तक पिघला सके। तो अगर फर्नेस बनाना है तो ये वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे। अगर आपको पैरेलल रे बनानी है, पैरेलल बीम बनानी है, कार की हेडलाइट बनानी है, टॉर्च बनाना है, जहां पे आपको पैरेलल बीम की जरूरत है, आप फोकस पे बल्ब लगाएंगे और पैरेलल बीम तैयार है आपकी। तो कितने अच्छे से यूज नजर आ रहे हैं हमें। यहां देखिए सी से गुजरती हुई लाइट, आप वैसे ही बोल रहे हैं अरे यार ये तो वापस जाएगी ना, नॉर्मल पे ट्रेवल कर रही है। बिल्कुल सही, नॉर्मल पे ट्रेवल कर रही है तो कहां जाएगी, राइट? ये तो ऐसे ही हुआ कि बॉल को मैंने नीचे फेंका और वो ऊपर आ गया, आई एम थिंकिंग ओ आई हैव टू रिमेंबर दिस रूल। जब नॉर्मल पे फेंकोगे तो वो टप्पा खा के वापस हाथ में ही आएगी ना। उसी तरीके से सी से होती हुई लाइट सीधा जाएगी, क्योंकि ये सी कौन है? उस शेल का सेंटर है जिसका ये मिरर एक पार्ट है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा हंसाने वाला है। यहां पे पी पे गई, वापस आके भाई I इज इक्वल टू R तो बनना ही था, बीच में नॉर्मल बनी तो हुई है। चारों चीजें कितने अच्छे से, कितनी इजीली समझ में आती है अगर I इज इक्वल टू R समझ में आ गया, जो कि हमने कैरम में सीख लिया था, कैरम विकेट और काइट से। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज देखिए, यही केस अगर कॉन्वेक्स का होता, ये देखिए ये कौन सा केस है? कॉन्वेक्स। सो लाइट आई, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, फिर से I इज इक्वल टू R, कोई टेंशन नहीं है। पैरेलल थी, फोकस पे चली गई कन्वर्ज होके, पैरेलल थी, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, फोकस पे जा रही है, फोकस से लग रहा है कि आ रही है, दैट्स इट। फोकस पे गई तो पैरेलल हो गई। इफ इट अपीयर्स टू बी गोइंग टुवर्ड्स फोकस इट विल बिकम पैरेलल। फोकस की तरफ जा रही थी,
पैरेलल हो गई। सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, बाउंस बैक हो गई, होना ही था। पॉइंट इस साइड है लेकिन 90 डिग्री तो है ना ये सरफेस पे, है तो ये नॉर्मल ही, वो लाइन तो नॉर्मल है ना उस कर्व के ऊपर। और आगे तो ये तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, आई इज इक्वल टू आर, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है ये तो नॉर्मल ही है, 90 डिग्री पे है ये सरफेस के साथ। ये देखो सरफेस का टेंजेंट, ये देखो। अच्छा, आपने सीख लिए ये 4 पॉइंट। पैरेलल होगी कॉनकेव के केस में तो फोकस से होकर गुजरेगी, कॉन्वेक्स के केस में अगर पैरेलल हुई तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, मतलब फोकस का जिक्र है, फोकस की तरफ जा रही है या फोकस से गुजर रही है, पैरेलल हो जाएगी दोनों केसेस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, बाउंस बैक हो जाएगी, पोल से जाएगी आई इज इक्वल टू आर। ये क्या हो रहा है, ये हम रिफ्लेक्टेड रे सीख रहे हैं, वो भी 4 तरीके की। अगर ये 4 तरीके की रेज आपको समझ में आ गई है तो सारे के सारे रे डायग्राम बन गए आपके, क्योंकि इन्हीं 4 में से कोई भी 2 रे लेके मैं ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट की इमेज तो बनाना सिखा दूंगा, और उसके बाद आपको पूरी की पूरी रे डायग्राम 5-6 केसेस जिसमें काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, चुटकी बजाते हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। शुरू करके देखें फिर से इसको, समझ में आ गया है, होशियार हो गए हो, है भी बहुत सिंपल बात। देखिए, जब इमेज फॉर्मेशन सीखनी हो तो पहले इमेज को देख लें कि कैसी दिखती है, क्या होता है। आप यहां देखिए, यहां पे एक मिरर रखा हुआ है, मोमबत्ती है, एक इमेज है, मिरर मोमबत्ती इमेज, एक इमेज सीधी है, एक इमेज उल्टी है। तो क्या हो रहा है यहां पे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये पोल, ये एफ, ये सी। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, पहले समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ये पेन हो सकता है, ये पेन हो सकता है, एक कैंडल हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी खुद की लाइट हो ना हो, कमरे में रोशनी होनी चाहिए। अगर हम कैंडल ले लें तो इजी रहेगा, उसकी इमेज बनेगी तो हमें दिखाई देगा कि भाई वो फ्लेम की इमेज जैसे कि वहां पे दिखाई दे रही है। सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, मैं एक एक करके सारे रे डायग्राम बनाऊंगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको जरा सी भी दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 या 3 चीजें बना के रखनी है, जैसे कि ये मिरर, आपकी कॉपी ऐसी होती है ना लाइनों वाली, हाँ, उसमें से एक लाइन को पकड़ के प्रिंसिपल एक्सिस, यहां लिख दीजिए पोल, यहां पे रखिए आप एक स्केल, ये 0, ये लेट से 3 सेंटीमीटर, ये 6, आप 0, 3, 6 यहां पे लिखेंगे आप F और यहां पे लिखेंगे C। ठीक है, बहुत मजा आएगा, आप करके देखिए इसको। ठीक है, सो 0, 3, 6, और मजे की बात है मैं बताना नहीं चाह रहा था, पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा है। ये जो 3 सेंटीमीटर है, ये जो आपका प्रोटेक्टर होता है ना, उसका भी रेडियस करीबन इतना होता है, तो उस प्रोटेक्टर को लेके भी आप कर्व बना सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप बनाना चाहे तो बना लीजिए। लेकिन ये 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपकी कॉपी पे बिल्कुल फिट होगा। तो आपने बनाया ये मिरर, बीच में बनाई एक लाइन कॉपी पे, P 0 पे है, F 3 पे है और C 6 पे है, और बस भूल जाइए, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। देखिए, ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा होगा तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है तो जितनी भी रेज उसके आएंगी वो पैरेलल आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई तो क्या करेंगे आप, आपको पता है आपको क्या करना है जी, पैरेलल होगी तो फोकस से गुजारेंगे, तो ठीक है ना, तो फोकस से हम लोग इसको गुजार देते हैं। दूसरी भी आएगी पैरेलल, फोकस से गुजरेगी, तीसरी भी आएगी फोकस से, चौथी भी आएगी फोकस से। यहां पे एक जगह पे इतनी सारी रेज मिल रही हैं। ध्यान रखिए, जब रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से सुनिए, रिफ्लेक्टेड रे मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलती हैं, एक्चुअल में जहां मिलती हैं, सच में मिलती हैं, वहां इमेज बनती है, और उस इमेज को देखा जा सकता है एक स्क्रीन लगा के वहां पे, जैसे कि उस कैंडल की इमेज किसी कपड़े पे या किसी स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो ध्यान से बात सुनिए कि रिफ्लेक्टेड रेज जब मिलती हैं असली में, तो वहां पे जो इमेज बनती है
हम उसको बोलते हैं रियल। क्यों? क्योंकि सच में वो बनी है। जो असली में जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं, वहां पे जो इमेज बनी है, उस जगह पे अगर आप एक स्क्रीन रख दें तो आपको वो इमेज दिखेगी उस स्क्रीन पे। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि इन रियलिटी रेज आर रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग एट अ पॉइंट, हम बोलेंगे वहां पे जो इमेज बनी है वो रियल है। तो यहां पे ये डेफिनेटली ये इमेज रियल है। आप देख रहे हैं कि रेज आके वापस मिली है उस जगह पे। इसके बाद ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी। आप देख सकते हैं यहां पे देखिए इमेज उल्टी बनी है, फ्लेम उल्टी नजर आ रही है, डाउनवर्ड्स। क्लियर? तो ये है आपका पहला रे डायग्राम। कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ ये वाला प्रिंसिपल यूज किया कि पैरेलल रेज विल कम टू फोकस और बन गया पैरेलल रे डायग्राम। क्या प्रॉब्लम है? दूसरा बना लेते हैं। ये देखिए, ये है पोल, ये है एफ और ये है सी। ऑब्जेक्ट को थोड़ा लेके आते हैं सी के पास, बियॉन्ड सी बोलते हैं इस पोजीशन को। वो तो था इन्फिनिटी, अब ये है बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी क्या हो रहा है? देखिए, ये रह गई पैरेलल, ये गई फोकस से, ये गई फोकस से, ये हो गई पैरेलल, और यहां पे ये मिले। जहां पे ये मिले वहां पे एक इमेज बनना तय है। क्या लगता है आपको, ये सच में मिले हैं? बिल्कुल सच में मिले हैं। ये इमेज होनी चाहिए रियल, ये इमेज होनी चाहिए इन्वर्टेड, थोड़ी छोटी हो गई है, डिमिनिश्ड। आपसे नहीं बनता ये डायग्राम, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये आपने बनाया मिरर, ये बनाया पोल, वही कॉपी की 3 लाइनें, ये बीच में बनाया ऐसे मिरर पोल, 3 सेंटीमीटर में एफ, 3 सेंटीमीटर में सी, यहां पे रखा आपने, ये ऊपर वाली लाइन की मदद लेते हुए ले गए सीधा, ये जोड़ दिया, एफ से ले गए, ये जोड़ दिया और यहां पे जाके पैरेलल रे बना दी। कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता इसमें। अगर आपने पैरेलल ठीक से बनाया है तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। अगर आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प है, एफ बोले तो एफ के ऊपर से गुजर रही है आपकी लाइन, सी मतलब सी के ऊपर से गुजर रही है, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली बनेगी। और इतनी, अगर आप बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इस डायग्राम को बना सकते हैं तो इमेज की पोजीशन मिरर फॉर्मूले से वेरीफाई करके देख सकते हैं कि वहीं पे आएगी, और इमेज की लेंथ वेरीफाई कर सकते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, जो हम थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स इतना स्ट्रेट चैप्टर है, इतना स्ट्रेट कॉन्सेप्ट है कि एक बार आपको बात समझ में आ गई तो पेपर पे बनाया हुआ डायग्राम आपके फॉर्मूले को वेरीफाई कर देता है। सो इंटरेस्टिंग है ना, ब्यूटीफुल है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये बियॉन्ड सी हुआ तो ये होगा। अब अगर यही चीज, ये रहा आपका एफ, ये रहा सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया सिमेट्री सी बनती है। देखिए, पैरेलल फोकस से, फोकस से पैरेलल। क्या किया मैंने, इनमें से एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ही रे तो लगाई हैं। मन चाहता तो ये लगा देता, लेकिन जगह नहीं थी ये सी से लगाने के लिए। देखो ना, सी से कहां गुजरेगी, पिछले वाले में थी, वहां मैंने किया नहीं। तो 2 रेज बनाई हैं इस पॉइंट से। और कई लोग सोचते हैं, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि ये 2 रेज से कैसे बन जाएगी पूरी की पूरी इमेज। अरे बाबा, ये तो इस पॉइंट से रेज निकली, ऐसे इस पॉइंट से भी निकलेगी, 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 इस पॉइंट से निकलेगी, और इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से निकलेगी, तब जाके वो पूरे की पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो आप उसकी चिंता मत करिए, आप एक पॉइंट को समझ लीजिए, सारे पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बनी आपकी इमेज। कैसी है ये रियल है, ये इन्वर्टेड है, लेकिन ये सेम साइज है। ध्यान दे रहे हैं आप? हाईली डिमिनिश्ड, फोकस पे बनी थी, थोड़ी पीछे आई। पहली इमेज यहां बनी, दूसरी यहां कहीं बनी, तीसरी यहां बनी। ये हाईली डिमिनिश्ड थी, ये डिमिनिश्ड थी, ये सेम साइज है, ये ग्रो कर रही है। इसके बाद डेफिनेटली एनलार्ज बनने वाली है और बियॉन्ड सी। तो जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज फोकस से पीछे जा रही है।
देखते हैं क्या होता है आगे. इट इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज. कुछ नहीं करना है, इनके रूल्स के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. ये रहा आपका मिरर, ये रहा फोकस, ये रहा सी, और अब हम ले आए हैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में. ये देखिए, पैरेलल ट्रैवलिंग फ्रॉम एफ, पैरेलल ट्रैवलिंग फ्रॉम एफ, ट्रैवलिंग फ्रॉम एफ, becoming parallel, traveling from F, becoming parallel. What I'm doing nothing. मुझे लगता है कि रे डायग्राम का बेकार में हवा बना देते हैं लोग. ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा. अरे बाबा, आपको बस और बस ये कर्वेचर ठीक से बनाना आना चाहिए. प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, कॉपी में लाइनें होती हैं भाई. ये रहा आपका पोल, ये रहा एफ, ये रहा सी, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट. कहीं पे भी रखिए, पैरेलल लाइन का भी कोई झंझट नहीं है. ठीक है. तो अगर हुई ये सी और एफ के बीच में हुआ ऑब्जेक्ट, तो कहां बन रही है आपकी इमेज? बियॉन्ड सी. ये है रियल, क्योंकि असली में दो रेस जाके मिली है तब ये बना है. ये हुई इन्वर्टेड, लेकिन इस बार हुई है ये एनलार्ज्ड. ये बड़ी इमेज है ऑब्जेक्ट से. इसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है. देखते हैं आगे क्या होता है. अगर मैं F पे रख दूं तो क्या होगा? C से जाती हुई लाइट, हम ये बात कर रहे हैं कि यहां से गई और यहां से टकरा के आ गई, क्योंकि ये लाइन C से जुड़ी हुई है. ये पीछे से मत कंफ्यूज होना कि ये C से कहां से लाइट आ रही है, जबकि C पे लाइट थी ही नहीं. ये लाइट सीधी गई, ये क्योंकि हर पॉइंट हर डायरेक्शन पे लाइट छोड़ रहा है. हर पॉइंट हर डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है. जो भी वो कर रहा है, अगर सोर्स नहीं है तो रिफ्लेक्ट कर रहा है. आपको आपके कमरे में रखी हुई हर चीज नजर आ रही है. इसका मतलब उससे लाइट टकरा के हर डायरेक्शन में जा रही है. तो यहां से जो लाइट नॉर्मल पे गई वो वापस आ गई. ये दोनों रेज सीम्स टू बी पैरेलल, बट ये पैरेलल नहीं है, ये बहुत दूर जाके मिलेंगे. तो एट इंफिनिटी ये इमेज बनाएंगे और उसका साइज बहुत बड़ा होने वाला है. लेकिन जहां पे भी वो मिलेंगे वहां पे रियल इमेज बनाएंगे, इन्वर्टेड बनाएंगे और हाईली इनलार्ज बनाएंगे. रियल, इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज्ड. और रूल क्या लगा? पैरेलल टू फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा. अगर आपने सारे के सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक की हैं, सी एफ वही 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, कुछ नहीं गड़बड़ होगा. आप बना के देख लीजिए. और एफ सी जब ये ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो क्या हो रहा है कि ये दोनों रेस ओपन हो गई हैं. इसका मतलब अभी यहां नहीं मिलेंगी. और मैंने जैसा कि बोला आपको कि या तो रेस कहीं पे जाके मिलती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वो कहीं से आ रही हैं. लेकिन हम जब भी बोलते हैं कि वो कहीं से आ रहे हैं तो हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, क्योंकि वो वर्चुअल क्या वर्चुअल? ये इमेज वर्चुअल है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बनी है. आगे तो ये रेस कहीं मिली ही नहीं. इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट. उस पॉइंट पे एक इमेज बन रही है जो कि सच में है नहीं. बिहाइंड द मिरर तो कोई लाइट ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सोर्स नहीं है. फिर भी वो इमेज वहां बनी. वो इमेज बोली जाएगी वर्चुअल इमेज. सीधी खड़ी हुई है. वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है. वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है और एनलार्ज्ड भी है. दिस गाय इज यूजिंग दिस. ये शेविंग मिरर में पास से देख रहा है, ये उसके फोकस के अंदर आ गया है और अपनी शक्ल देख रहा है. तभी तो कॉनकेव मिरर में भी इसको इरेक्ट इमेज नजर आ रही है. अगर ये बहुत दूर चला जाए, थोड़ा दूर चला जाए, तो वही इन्वर्टेड इमेजेस नजर आने लग जाएंगी जो इतनी देर से हम बना रहे हैं.
है ना इंटरेस्टिंग। तो ये भी कॉनकेव मिरर का यूज है। तो ये कॉनकेव मिरर का यूज जहां पे ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखो तो एनलार्ज वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, इसलिए वो देख पा रहा है और शेप बना पा रहा है। ये देखिए पैरेलल बीम्स को फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है ये मिरर, और हम इसके इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं एज अ डॉक्टर्स मिरर। ये देखिए फोकस से भिड़ने के से स्टार्ट होने के बाद वो एक पैरेलल बीम बना रहा है, जिस प्रिंसिपल को हम यूज कर रहे हैं लेंस उसमें, टॉर्च में। इसके बारे में बात करेंगे अभी जब कॉन्वेक्स के बारे में बात करेंगे। आई एम लविंग इट। हमने सारे के सारे रे डायग्राम देख लिए कॉनकेव के। कुछ नहीं करना है, लास्ट में मैं आपको बता दूं, एक मिरर बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। ये रहा पोल, 3 सेंटीमीटर में फोकस, 6 सेंटीमीटर में सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इनमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी लगाइए। एक ही केस है जहां पे वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रही है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड है। हाईली डिमिनिश से धीरे धीरे बढ़ती हुई हाईली इनलार्ज तक जाती है और आखिरी में इनलार्ज पे आकर रुकती है, जो कि हमने यहां पे देख सकते हैं। ये रहा हमारा पहला रे डायग्राम जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। ये बियॉन्ड सी, रियल, inverted, diminished. At C, real, inverted, same size. Between C and F, real, inverted, highly diminished से diminished, diminished से same size से enlarged. At F, real, inverted, highly enlarged. F and P, virtual, erect and enlarge. तो ये वर्चुअल इरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक केस में होता है कॉनकेव मिरर के साथ, और ये होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। कूल। आई होप आपको रे डायग्राम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप ड्रॉ करके देख लीजिए, इतनी सी भी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको याद करना भी है तो ये टेबल को ध्यान से देखिए। यहां पे लिखा है एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी थी फोकस पे। हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज को देखिए, पूरा रियल एंड इन्वर्टेड है, सिर्फ एक जगह पे वर्चुअल इरेक्ट है जब ऑब्जेक्ट है P और F के बीच में, ठीक है। बिहाइंड द मिरर बन रही है तो ऑब्वियसली वर्चुअल होनी चाहिए थी, क्योंकि असली में तो वहां पे अगर मैं स्क्रीन रख दूंगा तो वहां पे कोई भी इमेज नहीं मिलेगी मुझे स्क्रीन पे। उन इमेजेस को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बनाई है, अगर मैंने यहाँ पे स्क्रीन रख भी दी तो भी मुझे कोई इमेज नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने स्क्रीन रखी, यहाँ पे स्क्रीन रखी, यहाँ पे स्क्रीन रखी, यहाँ पे स्क्रीन रखी और यहाँ पे स्क्रीन रखी, तो शायद क्या यहाँ पे भी मिलेगी, लेकिन काफ़ी दूर जाके मिलेगी। मुझे एक इमेज मिलेगी रियल, मतलब मैं स्क्रीन पे देख पाऊंगा अपने ऑब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ नहीं देख पाऊंगा, ये वर्चुअल है। तो इस केस को आप ध्यान से देख लीजिए। ये सारे रियल एंड इन्वर्टेड हैं। सबसे बहुत छोटी, छोटी, बराबर, बड़ी, बहुत बड़ी, ये बिल्कुल ही डिफरेंट केस है। इस केस को याद रखिए शेविंग मिरर से, आपको इसका यूज भी याद रहेगा और आप इसको अच्छे से कहीं पे लिख पाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने कॉन्वेक्स मिरर पे। ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहा है। ये रहा आपका C और ये रहा आपका F। एक रे गई पैरेलल। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को C से जोड़ना है। जैसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को C से जोड़ते हैं हमें नॉर्मल मिल जाता है। ये हमें नॉर्मल मिल गया तो हमें पता चल गया कि ये रे वैसे रिफ्लेक्ट होगी, और ये सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बनाया मैंने। अगर ये वापस आएगी तो ये F पे जाके इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम F। दूसरी रे सीधी आपको जोड़नी होगी C के साथ, और ये देखिए ये यहां पे
बना रही है एक इमेज। दो रेज इमेज बना रही हैं बिकॉज ये तो टकरा के वापस चलेगी। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम सी। दोनों ही रेज बिहाइंड द मिरर मिली हैं, जो कि असली में नहीं मिली हैं। हम कह रहे हैं कि इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस, और वो वहां ऐसे मिली होंगी। वहां पे जो इमेज बन रही है वो डेफिनेटली वर्चुअल होगी, वो डेफिनेटली इरेक्ट होगी, और हमें दिख रहा है कि वो डिमिनिश्ड है। तो कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव मिरर में ये डिफरेंस है कि यहां पे आपको रियल और इन्वर्टेड मिली थी सारी की सारी इमेजेस, बस एक केस में आपको वर्चुअल इरेक्ट मिली थी। यहां पे अगर वो इमेज ऐसी बनी तो भी वर्चुअल इरेक्ट होगी, जो कि ये वाला केस था। ये देखिए, पैरेलल गई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम एफ। एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं, और ये सी की तरफ जा रही है। मैंने इतना गंदा डायग्राम बनाया था, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। अब आप देखिए इसी डायग्राम को, ये सी की तरफ जा रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये रही आपकी छोटी सी इमेज, जो कि है वर्चुअल, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। सारी डॉटेड लाइंस हैं, कोई सच में कोई दो रेज आके भिड़ नहीं रही हैं जिसकी वजह से रियल इमेज बनती। वर्चुअल है, ये इरेक्ट है, और ये डिमिनिश्ड भी है। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता तो सारी रेज पैरेलल आती और सारी रेज अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस हो जाती। ये बिल्कुल डेफिनेटली वर्चुअल बनती, इरेक्ट बनती, बट हाईली डिमिनिश होती, पॉइंट साइज होती। तो ये देखिए आपके सामने एक टेबल है। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इंफिनिटी पे तो पोजीशन ऑफ इमेज, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है इसमें? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्केव का एक केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों केसेस है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सारे केसेस वर्चुअल इरेक्ट। कॉन्वेक्स हमेशा बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर? यहां पे कोई रियलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कभी भी रेज रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद मिलने की तरफ नहीं जा रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, एनलार्ज का कोई चक्कर ही नहीं। तो कॉन्वेक्स हमेशा डिमिनिश देगा, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट देगा। डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट, कॉन्वेक्स का केस। और कॉन्केव का सारे रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश, देन सेम साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज तक जाता है। लेकिन अगर आपको इरेक्ट इमेज देखनी है तो फिर एनलार्ज मिलेगी। क्लियर? चले आगे, चलिए साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं और बस हम रेडी हो जाएंगे इसके बाद बड़े सारे न्यूमेरिकल करने के लिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे पता है कि आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, आप अपनी जगह पे ग्लूड हैं। आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में इतनी गड़बड़ करते हैं लोग, आई डोंट नो व्हाई। इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड साइन कन्वेंशन, बेहद आसान है। मैं आपको 2 मिनट में सिखाता हूं। रेड लाइट जल रही है, जरा ध्यान से सुनिए। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। पहली बात, मुझे साइन कन्वेंशन चाहिए क्यों? भाई चाहिए इसलिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक इमेज है ना, मेरे पास फोकल लेंथ है, मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि मुझे पता चल चुका है कि वो 2f है। मुझे पता है ना कि r f सॉरी, इसको r नहीं बोलेंगे, जो गलती मैं सोच रहा था सब करते मैंने कर दी। देखिए ये और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस f है, तो r इज इक्वल टू 2f तो हो ही गया। मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मेरे पास फोकल लेंथ है, मेरे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां रखा है भाई? ये पोजीशन तो मुझे पता होनी चाहिए। तो लेट्स से ऑब्जेक्ट यहां रखा है, लेकिन मैं इसको नापू किससे? सी से कि एफ से कि पी से? मैंने आपको बोला था हर चीज पोल से नापेंगे हम, तो इसको भी हम पोल से नापेंगे। तो ये रहा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको मैं दे देता हूं ओ, और लेट्स से यहां बनी है इमेज, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं आई। तो जो ओपी है इसको हम बोलेंगे यू। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? यू। ठीक है, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आईपी इमेज डिस्टेंस हो गया वी। फोकल लेंथ हो गई एफ।
ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट को कुछ नाम दे देते हैं एच ओ। एच हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज है तो इसका नाम देते हैं एच आई। एच आई इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इन सारी चीजों का v दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। v फॉर विक्ट्री यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तीसरा फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल। नेक्स्ट हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। देन हो गया हाइट ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम किन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? ये रहा हमारा पोल, या तो हम इधर जाते हैं या इधर जाते हैं या ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। कैसा दिख रहा है ये? कोऑर्डिनेट प्लेन जैसा दिख रहा है ना? यस, बिल्कुल कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह बिहेव करता है। बस एक छोटा सा कैच है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप ज्यादातर तो ऐसे ही बनाते हैं, मुझे पता है। कुछ लेफ्टीज ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं ना? ओके। जो रे ऐसे जा रही है, जिस डायरेक्शन में ये इंसिडेंट रे जा रही है, सारे डिस्टेंसेस पोल से नापे जाएंगे। या तो लेफ्ट आओगे या राइट जाओगे या ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर आप इंसिडेंट रे के उल्टा गए तो नेगेटिव, अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव। देखो नंबर लाइन पे भी ऐसे ही नजर आता है। तो आपको आंख बंद करके पोल से राइट जाने वाले सारे डिस्टेंसेस को, दैट मींस बिहाइंड द मिरर, सब कुछ वर्चुअल जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे रखा होगा तो यू हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर इमेज यहां बनी तो नेगेटिव आएगी, या मैं बोलूं अगर आपको पुट करना है वैल्यू तो नेगेटिव करेंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव करेंगे। वो हम धीरे धीरे सीख लेंगे। लेकिन सीखने वाली बात क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे जा रही है इस डायरेक्शन में अगर गए पोल से, मैंने ये क्यों बताया कि लोग कुछ उल्टा बनाते हैं, क्योंकि यहां पे रे ऐसे आएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नीचे नेगेटिव रहेगा, तो इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग बनाते हैं। लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा राइट साइड का मतलब पॉजिटिव नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर ऐसे बनाते हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं कि राइट साइड या बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव, इन फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव। अब क्या करना है? अगर कॉनकेव का केस है तो सबसे ज्यादा जो आपको अपनी बुद्धि लगा के किसी चीज का साइन अगर बताना है तो वो है एफ। कॉनकेव के केस में ये रहा पोल, एफ इधर होगा कि उधर होगा? कन्वर्जिंग है भाई, इधर ही होगा ना, हमारी साइड होगा, लेफ्ट साइड में होगा। इसका मतलब इंसिडेंट रे के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। इसको नापने के लिए यहां से यहां जाना पड़ेगा ना, तो इसकी फोकल लेंथ एफ हमेशा नेगेटिव होगी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 तो आप बोलेंगे ठीक है, वैल्यू पुट करते वक्त मैं करूंगा -10, क्योंकि कॉनकेव लेंथ मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, यू नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर v की वैल्यू आप डाल रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है कि बैक है। फ्रंट है तो नेगेटिव, बैक है तो पॉजिटिव। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करने वाले हैं तो आप चिंता मत करिए, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा। पॉजिटिव हुआ तो मतलब बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज, और अगर नेगेटिव हुआ तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो रियल इन्वर्टेड है, बिहाइंड द मिरर बन रही है तो यस वर्चुअल और इरेक्ट है। हम चार्ट देख चुके हैं, पूरा की पूरा देख चुके हैं ना, ठीक है। तो यहां साइन कन्वेंशन सीखते वक्त हमें क्या सीखना है कि इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर हम पोल से चलते हैं तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर ऑपोजिट जाते हैं तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। ऊपर जाते तो पॉजिटिव। अब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नाप रहे हैं तो पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नाप रहे हैं और वो इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। या फिर आप सॉल्व करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्टेड है। इंटरेस्टिंग ना? सिंपल है, ये दिखने में मुश्किल लगता है। तो आप ये समझ लीजिए कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह पॉजिटिव नेगेटिव जनरली ऐसे ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा बना
तो ठीक है, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव उधर चला जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब देखते हैं कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है। कॉन्वेक्स के केस में क्या है कि C यहां है और F यहां है, पॉलिश यहां है, डाइवर्जिंग लेंस है, ये देखिए, यहां पे तो फोकल लेंथ तो बिल्कुल पोल से राइट साइड में ही है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, उसकी फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। तो पहला डिफरेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव फोकल लेंथ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, आप लिखेंगे +10 सेंटीमीटर। क्लियर? U इसमें भी नेगेटिव रहेगा, भाई ऑब्जेक्ट तो आपको यहीं रखना पड़ेगा, तो पोल से तो आपको लेफ्ट जाना ही पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज वहीं पे मिरर है, यू कांट हेल्प इट। V जैसा भी होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सीधा रखा हुआ है, अगर वो नीचे रखा हो तो वो नेगेटिव, और इमेज अगर ऊपर बन जाए तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑब्जेक्ट जनरली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है। दिस इज द डिफरेंस। साइन कन्वेंशन आप सीख चुके हैं, अब आप तैयार हैं इसको कहीं पे अप्लाई करने के लिए। लेकिन 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 फॉर्मूला कहां है? ये देखिए आपकी बुक में जो पिक्चर बनी है साइन कन्वेंशन की, देख लीजिए, अब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये रहा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये इधर लिया है इन्होंने सब पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में लिया है नेगेटिव, ऊपर लिया है पॉजिटिव, नीचे लिया है नेगेटिव। आप अच्छे से समझ चुके हैं साइन कन्वेंशन को, एकदम टेंशन मत लीजिए। हर डिस्टेंस को पोल से नापिए, अगर इंसिडेंट रे के उल्टा गए तो नेगेटिव, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस साइड नेगेटिव, अगर उसी डायरेक्शन में गए बिहाइंड द मिरर गए पॉजिटिव, ऊपर गए पॉजिटिव, नीचे गए नेगेटिव। खत्म। वैल्यू पुट करिए, और जो वैल्यू आने वाली है उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, उसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे, आप साइन वहीं लगाएंगे जो वैल्यूज आप डाल रहे हैं। लेकिन डालेंगे कहां? आप डालेंगे मिरर फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। यस, 1/v + 1/u = 1/f। तो आपको वैल्यूज मिलेंगी न्यूमेरिकल्स के लिए कि ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ कॉनकेव का एक केस ले लेते हैं। कॉनकेव का केस है f = 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 पे, तो इस फॉर्मूले में आप डालेंगे 1/v + 1/u कितना है 25, तो आप डालेंगे -25 = 1/f है 10, आप डालेंगे -10, क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। हमने अभी देखा, मिटा दिया मैंने। हमें पता है कि कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, एफ इस साइड है, डायरेक्शन ये है इंसिडेंट रे का, पोल से हम नापने वाले हैं, हमको उल्टा जाना पड़ा इसलिए वो नेगेटिव होती है। तो आपने यू नेगेटिव डाला, आपने एफ नेगेटिव डाला, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, फोकल लेंथ कितनी है 10 और ऑब्जेक्ट 25 पे है, तो काफ़ी पीछे रखा हुआ है, ये देखिए। और इमेजिन करके भी देखना है, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन मिला और आपने आंख बंद करके सॉल्व करना शुरू कर दिया। जब दिख रहा है आपको कि फोकल लेंथ 10 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे होगा, और वो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट 25 पे, तो बियॉन्ड सी का केस है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो आंसर आएगा वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, मतलब आपका आंसर 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में आएगा। तो हम आंख बंद करके नहीं कर सकते, हमें रे डायग्राम भी तो अपने दिमाग में रखने हैं, है ना। इंटरेस्टिंग, तो आराम से हो सकता है, ये कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 1/v + 1/u = 1/f को अप्लाई करिए करेक्टली, साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यूज डालिए, जो वैल्यू आएगी वो आपको सब कुछ बता देगी। नेगेटिव v मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। भाई अगर v इस साइड बनाया तो रियल तो होगा ही होगा, जब वहां से टकरा के वापस आके रियलिटी में मिल रही है। और अगर रियल बनेगी तो रियल में तो कभी भी इरेक्ट बनी ही नहीं, किसी भी केस में रियल और इरेक्ट थी ही नहीं, तो रियल और इन्वर्टेड ही होगा। अच्छा है ना। और अगर बाय चांस इमेज यहां बनी तो इमेज का डिस्टेंस तो पॉजिटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव भी आ गया तो ये डेफिनेटली वर्चुअल है, और वर्चुअल में तो सारी की सारी इमेजेस इरेक्ट ही हैं। कॉनकेव के केसेस में तो एनलार्ज है, उन दोनों में डिमिनिश है, बट है तो इरेक्ट।
तो माइनस वी ऑटोमेटिकली आपको बताता है रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव वी हमेशा बताता है वर्चुअल इनडायरेक्ट। क्लियर? और इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो है मैग्निफिकेशन का, जो कि है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों है ये ऐसा? भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन में मैं बोलूंगा कि ये इमेज दुगनी हो गई, तो मैं बोलूंगा ना कि भाई 20 सेंटीमीटर की हो गई, ऑब्जेक्ट तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर का ही था, राइट? दुगनी हो गई, तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ही तो रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि आप इसको याद ना करें। मैग्निफिकेशन क्या है? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। और इसका एक और फॉर्मूला है -v/u, क्योंकि आपने देखा कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से भी ऐसा हो जाता है। माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, लेंस फॉर्मूला में ये v/u है, -v/u है, तो v की जो वैल्यू आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, यहां डाल दीजिए। u की जो वैल्यू नेगेटिव ही होती है, यहां डाल दीजिए। तो u तो नेगेटिव होता है, तो u हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो वो इस नेगेटिव को काट देगा। तो सपोज करिए ये आंसर v पे ही डिपेंडेंट है। अगर v पॉजिटिव आया तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव मतलब v वर्चुअल है, राइट? v पॉजिटिव मतलब बिहाइंड द मिरर। और अगर ये हुआ तो मैग्निफिकेशन में हमको पहले ही पता चल गया कि ये इरेक्ट है, ये वर्चुअल है। तो मैग्निफिकेशन भी अगर पॉजिटिव आई, फिर से मैं बताता हूं, देखिए ये नेगेटिव साइन तो है, u तो नेगेटिव होता ही है हमेशा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। इसका मतलब v के ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्निफिकेशन का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर v प्लस हुआ तो वैसे v प्लस होता है, तो हमको क्या पता था? हमको पता था कि v अगर प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन भी अगर प्लस है तो भी पता चलता है कि वर्चुअल और इरेक्ट है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो, या मैं बोलूं कि v नेगेटिव है, तो ये रियल और इन्वर्टेड है। क्लियर? और बाकी वो नंबर बता रहा है 2 मतलब ट्वाइस हो गई। अगर यही हाफ होता तो बोलते आधी हो गई। अगर यही आंसर 0.66 आता तो बोलते 66% ही रह गई, या मैं बोलूं 0.66 टाइम्स है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 0.42 आंसर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 42% है ये ऑब्जेक्ट के साइज की, है ना? 0.42 है ना, 0.66 है, हाफ का मतलब क्या होता है? 0.5, यानी 50% है ये ऑब्जेक्ट के साइज की। तो मैग्निफिकेशन को सिर्फ एक नंबर की तरह मत लेना, मैग्निफिकेशन के आंसर को देख के समझना कि क्या बोला इसने ऑब्जेक्ट के बारे में, कि हमारी इमेज कैसी बनेगी, कितनी बड़ी या कितनी छोटी होगी, प्रोपोर्शन दे रहा है वो आपको। क्लियर? मजा आ रहा है सुनने में? यस। इस तरीके से इस चैप्टर को डील करेंगे हम लोग। और अब हम इसके बाद जब मिलेंगे तो इट विल बी टाइम टू अप्लाई आवर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्व क्वेश्चंस। तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। अब आपको रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन के लॉज आते हैं, आपको स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप के होते हैं, उनके सारे रूल्स, उन रूल्स से जुड़े हुए सारे रे डायग्राम और सब कुछ, मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन, ये सब कुछ सीखने के बाद नाउ यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू पंच इट, राइट? सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे हम एक साथ रिफ्लेक्शन के ऊपर और मिरर्स के ऊपर। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एक ही बार में करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ जहां पे हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। नाउ यू आर रेडी, सी यू देयर, बाय बाय।